नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं निराला राजस्थान। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है दौसा विधानसभा क्षेत्र में और दौसा जिला यह पड़ता है जिसे देवनागरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के आज हम कुछ स्थानीय लोगों से यहाँ के जो भी क्षेत्र की समस्या है, जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर चर्चाएं करेंगे। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमसे जुड़ चुके हैं। जनता की मन की बात आज हम आपको निराला राजस्थान चैनल के माध्यम से दौसा विधानसभा क्षेत्र की बारे में आपको लगातार बताते आ रहे हैं और बताते रहेंगे। यहाँ की कुछ स्थानीय लोगों से हम चर्चाएं करेंगे कुछ तमाम सवालों को लेकर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम प्रताप मीणा है। क्या आपके क्षेत्र की में सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके क्षेत्र की? सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है साहब, और रोडों की भी हालत खराब है। रोड पुराने रोड बने हुए हैं, लगभग सारों को मरम्मत की जरूरत है। धीरे धीरे उखड़ गए। जड़ाव फाटक से सीधा बाईपास मिलने वाला रोड 80 फीट से उतरते ही बिल्कुल खत्म है। बारिश के दिनों में यह पानी भर जाता है। मालियों के जाने के लिए भी आधे कनिया सुध पानी रहता है, तो जनता निकल नहीं पाते आराम से। मतलब आपकी जो नाला का निर्माण हुआ है, कितने दिनों से ये समस्या आपको बन रही है? सब नाला क्या है, सकड़ा नाला रह गया। इसमें पानी नहीं समाता। बारिश के दिनों में तो ये उफान के रोड के ऊपर से आते हुए पानी भर जाता है। ये तो आज से कम 20-25 साल पहले बना था नाला। ये छोटा साइज इसकी छोटी है, तो इसमें पानी उजल के आता है रोड पे। क्या नगर पालिका के द्वारा समय पर जो उसकी साफ सफाई नहीं हो पाती आपके यहाँ? समय पर सफाई नहीं चल रही। कोई एक बरसात के दिनों में एक बार आ जाते हैं, उसके अलावा कोई देखता नहीं है। बस हल्की मोटी जैसी पिला के फिर जाता है। आपके क्षेत्र के विधायक डीसी बेरवा जी, कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को आप? डीसी विधायक साहब बढ़िया हैं, लेकिन ऊपर बीजेपी होने की वजह से बजट नहीं मिल पा रहा, और उस वजह से कार्य तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है सब। अगर बजट ही नहीं मिलेगा तो विधायक साहब कहाँ से करें। मैं आपसे आपसे इनसे बातचीत कर ली। विधायक डीसी बेरवा जी, कितना क्या काम अभी तक, कितना क्या विकास हो चुका है इनके कार्यकाल? देखो, आगे गवर्नमेंट बीजेपी की है, विधायक जी रह गए कांग्रेस के। तो अगर उनके पास बजट पारित होगा, बजट आएगा तो विकास कराएंगे। वो अपनी जेब से लेकर आएंगे। तो अभी तक तो ऐसा इतने दिन हो गए, 2 साल हो गए, अभी तक तो ऐसा कोई हमारे यहाँ पे हुआ नहीं है। और कम से कम 20 साल हो गए इस चीज। जब विधायक मुरारी लाल मीणा जी थे, उस टाइम ये रोड हाईवे से लेकर के और ये 80 फीट बाईपास तक उन्होंने ही काम करवाया था। उसके बाद में इस रोड का कोई निर्माण नहीं हुआ। अब जैसे बरसात का मौसम आ रहा है, हमारे बच्चे स्कूल से आते जाते रहते हैं, तो उनको परेशानी रहती है। जड़ाव फाटक से नाला इतना उफान पे आता है कि आने जाने में सब लोगों को समस्या रहती है। कम से कम कन्या शुद्ध पानी रहता है इसमें, मान लो तो लोग बाग पैदल भी नहीं निकल सकते इसमें। सबसे बड़ी समस्या हमारे रोड की और एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रामीण स्तरों में पानी की समस्या बनी रहती है। तो क्या सरकार के द्वारा जो जल जीवन मिशन योजना है, उसके तहत यहाँ पानी टंकी का निर्माण हुआ कुछ आपके यहाँ क्षेत्र में? पानी का टंकी का निर्माण हुआ था, लेकिन वैसा शुरुआत में जो हुआ था, आई थी टंकियाँ लगी थी, उसके बाद में 1-2 बार पानी डाला था। उसके बाद में कोई पानी वानी नहीं डाला। टंकियाँ सूखी पड़ी रहती है, कोई मतलब नहीं है पानी की टंकी लगाने का। तो धरातल पर वो कुछ यहाँ पर अभी काम चल रहा है उसका? इससे बढ़िया तो देखो, मैं आपको बात बताऊं, इससे बढ़िया तो गांव में विकास हो रहा है। ये तो एक सिटी में है, नगर पालिका क्षेत्र में है, लेकिन आज इतनी बुरी कंडीशन है इस वार्ड की कि सिटियों में भी, अगर गांव में भी जाके देखेंगे तो इससे अच्छे अच्छे रोड मिलेंगे आपको, पानी की सुविधा मिलेगी। लेकिन हमारा सिटी में रहना न रहना बराबर है। नगर पालिका के द्वारा क्या क्या खामी आपको नजर आ रही है? क्या कहना चाहोगे आप नगर पालिका को लेकर? नगर पालिका में एक तो साफ सफाई का माहौल बिल्कुल खत्म है यहाँ पे। आज तक यहाँ पे कोई साफ सफाई कभी भी नहीं हुई आज तक। नालियों का है, नालियों में जैसे बरसात का मौसम आया था, अभी पहले की बारिश हुई थी, उसमें ये कंडीशन हो गई थी कि कम से कम बरसात एक दिन हुई थी, 15 दिन तक रोड पे पानी बहता रहा। इतना तो इसमें गंदगी कचरा जमा हुआ है। अभी सरकार के द्वारा एक शहरी शिविर योजना चलाई जा रही है, तो क्या आपके क्षेत्र में अभी तक लागू हुई वो? नहीं, हमारे क्षेत्र में अभी तो कोई लागू नहीं है। जो गवर्नमेंट ने चला रखा है ना, वो शहरी स्वच्छता अभियान कुछ है, अभी तक तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। उसमें बताया जा रहा है कि 22 जो अधिकारी है विभाग के, उनमें एक ही छत के नीचे बैठेंगे और आमजन लोगों की समस्याओं का उसमें निवारण होगा। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और आगे हो जाएगा तो हम कह नहीं सकते। देखो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजस्थान में, मैं सामाजिक मुद्दों की बात करूँ तो सामाजिक मुद्दे लगातार चलते रहे। दो डिस्ट्रिक्ट में भी चले हैं, भरतपुर में भी चले हैं, करौली में भी चले हैं। 5 नंबर मुद्दे के लेकर आप क्या कहना चाहोगे?
पांच नंबर मुद्दे को लेकर कहूंगा कि ये पानी पे सभी का हक होता है, ना गुजरों का है ना मीणों का है। सभी सातों कौमों का पानी, 36 कौमों का पानी पे हक होता है। तो कोर्ट के आदेश भी आ चुके हैं कि पानी खोला जाए, लेकिन कुछ वायरस तो होते ही हैं हर जगह, चाहे मीणा समाज के ले लो, चाहे गुजर समाज के ले लो, और इस वजह से। लेकिन सचिन पायलट का भी बयान आया था, अगर कोर्ट के आदेश है तो भजनलाल जी से निवेदन है कि इन दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांतिपूर्वक पानी खोला जाए। आपको क्या लगता है कि कमांड एरिया वाले हैं जो मीणा समाज के लोग वहाँ आते हैं, मीणा समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के लोग आते हैं, उनकी मांग ये है कि नहरों में पानी खोला जाए। 20 साल से हम भी खेती नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो क्या सबसे पहला अधिकार उनका बनता है? देखो, पानी पे अधिकार में एक तरफा नहीं कहूंगा, सभी का बनता है। उनको भी उनकी जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाए और आम जनता के लिए, सभी के लिए खोला जाए। गुर्जर समाज के लोग जो कमांड है, जो पांचरा बांध पर धरना बैठे हैं, हालांकि धरना समाप्त हो चुका है, लेकिन उन लोगों का यह कहना है कि हमें पांचरा बांध पर पानी नहरों में नहीं खोलने देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। उनकी भी सरकार से मांग है कि 39 गांवों को पहले पानी मिले, उनमें हमारी जमीन गई है। क्या कहना चाहोगे इनके ऊपर आप? देखो, जो उनकी तरफ से जो नेता है जवाहर सिंह बेडम जी, और मीणा समाज की तरफ से जो नेता है डॉक्टर किरोड़ लाल जी मीणा, दोनों के बीच में 2 घंटा वार्तालाप हुए। दोनों ने कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करके बात पे समाधान निकाला होगा, इसलिए मीणा समाज ने धरना प्रदर्शन खत्म किया है। तो मेरा मानना तो यही है कि शायद पानी मिल जाएगा सर्व समाज को, और उनको भी दिया जाए। देखो, 39 गांव का मामला है, तो पानी की जरूरत तो उनको भी है और सर्व समाज को भी है। किरोड़ लाल जी ने धरना तो समाप्त करा दिया, लोगों को, वहाँ के लोगों को 6 दिन का भी आश्वासन दे दिया कि 6 दिन के अंदर आपके नहरों में पानी आ जाएगा। लेकिन जो पांचरा बांध में जो गुर्जर समाज के लोग हैं, उसमें भी सर्व समाज के लोग आते हैं, उन लोगों ने भी मैडम साहब के कहने पर भी धरना समाप्त कर दिया। लेकिन उन लोगों का ये भी कहना है कि हमारा धरना समाप्त हुआ है, पहरेदारी नहीं। क्या 6 दिन के अंदर वो बोल रहे कि हमारी लिफ्ट परियोजना से जो ऊंचे ढाई पे जो लोग रहते हैं उनके खेतों में पानी पहुंचे लिफ्ट परियोजना के तहत, क्या 6 दिन के अंदर वो लिफ्ट परियोजना लागू हो जाएगी? देखो, इतने जल्दी तो लिफ्ट परियोजना चालू नहीं होगी, लेकिन सरकार आश्वासन देगी तो समझा बुझा। दोनों नेताओं को बीच वार्तालाप हुई है, तो उसके आधार पे कुछ ना कुछ समाधान निकाला होगा, उस आधार पे कहा होगा। लेकिन 6 दिन में तो होना संभव बात है। आपको क्या लगता है कि ये जो विवाद है शायद बढ़ेगा या फिर यहीं तक सीमित रहेगा? देखो, दोनों समाज के नेता बहुत बुद्धिमान है, पुराने लीडर है, 70 साल से एक्सपीरियंस है, 35-40 साल की राजनीति का अनुभव है। तो दोनों भजनलाल जी को, डॉक्टर साहब ने भजनलाल जी को भी पत्र लिखकर पानी की खुलवाने की मांग की है। तो वो भी ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण दोनों समाजों के बीच भाईचारा कायम रहे। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल जी के बारे में क्या सोचते हो आप? वहाँ के लोकल सांसद हैं, बढ़िया पहुंच है, बढ़िया पकड़ है, अच्छे नेता हैं। लेकिन जो कुछ टिप्पणियां हैं उनके जबान से जल्दी निकल जाती है, वो निंदनीय है। अभी हाल ही में दौरे समाप्त होने के बाद में शायद वहाँ के जो कुछ भरतपुर के जो जाट समाज के लोग थे शायद कमी नजर आए, क्योंकि वहाँ जो राजा है, वहाँ के महाराजा विश्वेंद्र सिंह, वहाँ पर उन लोगों में महाराजा विश्वेंद्र सिंह की चलती है। महाराजा विश्वेंद्र सिंह का सोशल मीडिया पे बयान आता है कि भरतपुर में बाहर के लड़ाकुओं की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहोगे आप? देखो, नेता है सांसद हनुमान बेनीवाल जी, वो भी नेता है, महाराज है। नेता कोई कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन जो टिप्पणियां करते हैं मुंह से गलत शब्द, वो निंदनीय है। संजना जाटव के ऊपर भी वो एक ऑडियो वायरल हुई थी, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन भरतपुर में भी कई लोगों में आक्रोश है इन्हें ऑडियो को लेकर। उनका कहना है कि हमारी जो सांसद है संजना जाटव, उनके ऊपर खिलाफ कुछ गंदिया गालियाँ, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है हनुमान बेनीवाल जी ने। क्या हनुमान बेनीवाल जी का कहना ये सही है? नहीं, ये निंदनीय है। किसी भी विपक्ष हो चाहे पक्ष का हो, किसी भी नेता पर टिप्पणी करना निंदनीय है। तो लगातार सचिन पायलट के ऊपर भी आरोप लगाए थे कि एक बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो, उसके बाद मुझे बना देना, कि 2 बार मैंने पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे भी चुनाव हरा दिया। देखो, सचिन पायलट गुर्जर सर्व समाज के नेता हैं, गुर्जरों को ज्यादा अहमियत देते नहीं है, लेकिन गुर्जर उनको अपना नेता मानते हैं। ये अच्छी बात है, अपने अपने समाज के को सभी मानते हैं। लेकिन सचिन पायलट एक छाप छवि के नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान बेनीवाल जो टिप्पणियां करते हैं गलत है। देखो, सीएम बनना तो ऊपर नसीब की बात है, भजनलाल जी भी तो फर्स्ट बार में सीएम बन गए, लेकिन एक साफ सुथरे के नेता है सचिन पायलट। आपने भजनलाल जी की बात करते तो भजनलाल शर्मा आपके
राजस्थान की मुख्यमंत्री है, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में आप? देखो, राजनीति का अनुभव नहीं है, यही कहूंगा। वो तो सिर्फ एक सीएम का जरिया है। क्या वो राजस्थान में विकास का काम करा पा रहे हैं? कि उनका कहना है कि कांग्रेस के 5 साल और हमारे जो 2.5-3 साल बेमिसाल निकले हैं। क्या वास्तव में उनके जो 2.5-3 साल का कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री का, वो बेमिसाल रहे आपके अनुसार? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है भजन लाल जी की। जो विकास कांग्रेस की टाइम हुआ था वही विकास था। 2.5 साल में दौसा को लेकर तो कोई विकास नहीं हुआ। बीजेपी होने के कारण दौसा में कोई विकास नहीं हुआ। भजनलाल शर्मा की और मैं अशोक गहलोत की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका आपको कार्यकाल अच्छा लग रहा है? देखो, अशोक गहलोत एक राजनीति के जादूगर है, उनकी बराबरी भजन लाल जी से कभी नहीं हो पाई। तो गहलोत जी की योजनाएं थी, आपको क्या लगता है कि जो उनकी योजनाएं थी आजकल भी धरातल पर जो जनता याद करती हो? उनकी जो योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहिए भामाशाह वाली योजना हो, सभी योजना गरीब मजदूर वर्ग के लोगों के लिए सोची थी। उनको कम करने का काम किया है बीजेपी सरकार ने और हमारे सीएम भजन लाल जी ने। भजनलाल तो कह रहे कि अपने लोगों की वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की है, पीएम किसान योजना में वृद्धि की है, और बोल रहे कि मैं किसान का बेटा हूँ और किसानों के हित में काम कर रहा हूँ। तो क्या वो किसानों के हित में काम कर पा रहे कि नहीं? नहीं कर पा रहे। ये तो डॉक्टर साहब की मेहरबानी है। कृषि मंत्री होने के कारण वो छापेमारी कर रहे हैं, किसानों को खाद भी, नकली खाद भी इससे बचा रहे हैं। लेकिन इसमें भजन लाल जी का कोई रोल नहीं। डॉक्टर साहब तो एक धरातल पे लड़ाई लड़ते हैं, जो लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये भजन लाल जी ने कोई कार्य नहीं किया। अगर एक विकास ही कराते तो डॉक्टर साहब को आगे बढ़िया पद दिया जाता तो शायद आज दौसा का विकास भी हो। क्या लगता है कि आपने अभी कृषि मंत्री जी की बात कर दी, तो वो लगातार खाद बाजारी पे कालाबाजारी हो रही है, उन पे छापेमारी कर रहे हैं, जो भी ब्लैक चीजें हैं, मिलावटी चीजें हैं, लगातार छापेमारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि उनका कार्य कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा कार्यकाल लग रहा है और किसानों के हित में और गरीब पीड़ित उसके शोषण के, जब भी शोषण हुआ है तो हमेशा डॉक्टर साहब तत्पर रहे हैं। उनकी आवाज ही गरीब और किसानों के लिए उड़ती आ रही है। हमेशा रोड पे संघर्ष किया है। उनकी बहुत अच्छे नेता हैं, सर्व समाज के नेता रहे हैं डॉक्टर साहब। जो वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं, तो क्या मंत्री जी किसानों के हित में काम कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसानों को नकली खाद बीज से बचाया जाए, इनको शुद्ध खाद बीज मिले, जिससे जो अनाज पैदा किया जाता है राजस्थान में शुद्ध मिले और कोई भी महामारियों से बचा जा सके। दौसा की ऐसी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो धरातल पर अभी तक उसका कुछ भी काम नहीं हुआ हो और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। क्या आप क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम? आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि मेन समस्या तो पानी की है और दूसरी रोडों की। जो रोड पुराने कार्यकाल में बन चुके थे कांग्रेस के में, वो भी खुदा के वापस हो गए और इस बरसात में और भी ज़्यादा समस्या उठानी पड़ेगी आम जनता को। तो निवेदन करता हूँ मैं, हमारे विधायक साहब को बजट दिया जाए कांग्रेस बीजेपी वालों की तरफ से, तो शायद थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो। क्या विधायक कोटे से डीसी बेरवा जी कुछ भी काम नहीं करा पा रहे? विधायक कोटे से जिन्होंने काम करवा दिए, अभी तक कितना काम करवा दिए उन्होंने? देखो, छोटी मोटी समस्या का समाधान हो पा रहा है। जैसी बड़ी समस्या है पानी और रोडों की, तो ये बजट नहीं आ रहा ऊपर से। तो विधायक साहब कोठे में, अगर विधायक कोठे में ही बजट नहीं होगा तो कहाँ से करा पाएंगे। तो निवेदन है कि बीजेपी वालों से उनको बजट दिया जाए। दौसा के भजन लाल जी से भी निवेदन है, जैसे अभी लालसोट में बजट दिया जी, राम विलास जी को बजट दिया, वैसे दौसा के लिए भी बजट दिया जाए तो दौसा का विकास हो। विधायक साहब से भी निवेदन करेंगे कि वो भी लगातार बीजेपी से पत्र लिखकर बजट के लिए कार्यकाल मांगे तो हमारा दौसा का विकास हो सके। अगर मैं स्वास्थ्य के बारे में आपसे बात, स्वास्थ्य के स्तर में यहाँ के जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, क्या हालात है यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? क्या आम नागरिकों को जो भी मरीज जाते हैं कि समय पर उपचार हो पाता है कि नहीं हो पाता? एम्बुलेंस वगैरह है समय पर आ पाती है, नहीं आ पाती? क्या कहना चाहोगे शिक्षा स्वास्थ्य के लेकर आप? स्वास्थ्य को लेकर मैं यही कहूँगा कि दौसा का हॉस्पिटल की बढ़िया सुविधा है। अभी तो सभी सुविधा तो क्या लागू नहीं है अभी, लेकिन जितनी भी है सही है। और ज़्यादा समस्या तो ये रहती है कि पर्ची कटाने की जगह लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, आम जनता को परेशानी उठानी पड़ती है, यही है। और वैसे डॉक्टर वगैरह सब ठीक ठाक है, सुविधा तो सब है। अब देखो ऐसी, अभी आप बता रहे कि आप क्या कहना चाहोगे हॉस्पिटलों के लेकर स्वास्थ्य के स्तर में? के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बाहर जो ये प्राइवेट दुकानें खुली हुई है अल्ट्रासाउंड वगैरह की, इन्होंने लूट मचा दी एकदम से। क्या वो जो अल्ट्रासाउंड की आप बात कर रहे हो, क्या हॉस्पिटलों के अंदर
जो निःशुल्क जांच वगैरह होती है, एक्सरे वगैरह होता है, सोनोग्राफी वगैरह होती है, वो हो पाती कि नहीं हो पाती? क्या मरीजों को बाहर से करवानी पड़ती है? कभी कभी तो बंद रहते हैं, कभी उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, अब डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, इमरजेंसी केस वगैरह होते हैं तो बाहर जैसे 700 रुपये लेते तो एकदम से उन्होंने 1000 रुपये कर दिए। ऐसा क्या हुआ उसमें जो इतना महंगा एकदम से 300 रुपये बढ़ा दिए? कोई जैसे गरीब मतलब मध्यम वर्ग से नीचे के जो लोग हैं वो कैसे कहाँ से पैसे जुटा पाएंगे? जिनके पास पैसे नहीं है तो खास से जांच करवा पाएंगे। हाँ जी। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे हो हॉस्पिटलों के बारे में, एम्बुलेंस सुविधा, मैंने देखा एक केस मेरी आंखों के सामने हुआ था, तो मैं वहाँ कम से कम 2 घंटे वेट करता रहा। एम्बुलेंस को 108 पे कॉल किया तो ना कॉल किसी ने रिसीव किया। तो एक बंदा था वो कुछ गाड़ी वाड़ी चलाता था, उसका कुछ जानकार था, तो उन्होंने एम्बुलेंस के कोई उसके गाँव का था, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर करके उस एम्बुलेंस को बुलाया, जिनमें से एक पेशेंट तो एक्सपायर हो चुका था। मतलब ये हालात है जो अभी भैया बता रहे कि इनके साथ में जो देखा हुआ है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। भैया बोल रहे कि हमने कॉल किया, हमारे साथ ऐसे कोई दुर्घटना हो गई थी क्या उसमें? जी मतलब 1 घंटे 2 घंटे में जाके एम्बुलेंस आई थी वो? हाँ, मतलब टाइम ज़्यादा लगा था, एम्बुलेंस तो आई नहीं थी, अच्छा, पुलिस की गाड़ी आई थी, एम्बुलेंस तो हमने बुलवाई थी। फोन करके? जैसे 108 के भरोसे है, वो शायद एक दूसरा व्यक्ति था वो भी एक्सपायर हो जाता। वो तो हमारा किसी से कांटेक्ट नहीं होता, एक बंदा था उसका जानकार था, तो उन्होंने फ़ोन करके पर्सनली उसके नंबर पे जब बुलाया था, तो जैसे पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करके, तो मैंने कॉल किया तो कंट्रोल रूम से, तो हाँ पुलिस आई थी वहाँ पे, मेरे से पूछताछ भी की थी। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे जैसे होटल पे यहाँ मतलब खेती वेती करते हैं, तो वहाँ पड़ा हुआ था, तो किसी ऑटो वाला ने आके बोला कि यार आगे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, रात के टाइम की बात है, सुबह 4-5 बजे, कोई संभालने वाला नहीं था। हम जाके देखे तो सबको डर लगता है कि यार अपने ऊपर नहीं आ जाए, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस बंदे को मतलब हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में जो वो सरकारी सुविधा मिलती है ना, उसके लिए मेरे से बोला गया था मुझे नहीं चाहिए। वो सरकारी सुविधा के लिए डॉक्टर आनाकानी करते हैं। सुधार की मैं बात करूँ तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे कि क्या क्या हॉस्पिटलों में सुधार होना चाहिए? हॉस्पिटलों में पूरा ही सुधार होना चाहिए। जैसे लंबी लाइनें, ये भैया बता रहे थे कि वहाँ लंबी लाइन लगती है, तो वो लंबी लाइन में किसी को इमरजेंसी हो तो उसके लिए क्या उपचार हो सकता है? लाइन में पर्ची कटाने के लिए टाइम हो जाता है वो उठ के चले जाता है। भाई ऐसा बताओ कि अगर जैसे किसी को एडमिट करवाना है, एडमिट करवाने की पर्ची है, कोई जांच करवाने की पर्ची है, कोई ज़्यादा सीरियस है तो वो भी लाइन में लगेगा, तब तक तो आदमी उस इंसान का होगा क्या? इमरजेंसी सेवा नहीं है अंदर तो उसमें? इमरजेंसी सेवा वहाँ से भी पर्ची इधर आके कटवा के जानी पड़ती है। जब तक ओपीडी में डॉक्टर देखते हैं, जब तक इमरजेंसी में पर्ची नहीं काटी जाती। इमरजेंसी में जब देखी जाती है कि हॉस्पिटल जो ओपीडी बंद हो जाता है, उसके बाद में इमरजेंसी सुविधा चलती है। बिना देखे, मैंने जैसे बिना देखे बात नहीं करा, जो सामने हुआ ना वही बात बता रहा हूँ मैं। डॉक्टर वगैरह कोई अगर मरीज इलाज कराने के लिए हॉस्पिटलों के अंदर जाता है, आपको क्या लगता है कि जो जांचें वगैरह होती है कि बाहर डॉक्टर बाहर की दवाएं लिखते हैं या बाहर की जांचें लिखते हैं या हॉस्पिटलों के अंदर ही हो जाती है? नहीं, वो दवाई वगैरह सब हॉस्पिटल में ही करवा देते हैं। जैसे बाहर दिखाते हैं ना डॉक्टर को, तो बाहर दुकानों, तो बाहर जो दुकानें खोल रखी है ना, उन्होंने लूट मचाई है। अंदर की मैं नहीं कर रहा, अंदर ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ। मतलब बाहर के लोग हैं जो भ्रष्टाचारी ज्यादा कर रहे हैं, जी जो भी जांच वगैरह उन पर रेट बढ़ा दी उन लोगों ने। हाँ, ये क्यों मतलब एकदम से क्यों आज मानता है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ता है एकदम से? जैसे देश में महंगाई हो रही ना, वैसे ही उछाल इनमें ला दिया गया। उनकी कौन सी महंगाई है? क्या चीज महंगी आ रही है उनके लिए? भाई जैसे आम नागरिक वही 500 रुपये की मजदूरी कर रहा है, तो 500 रुपये में पहले भी घर चलाता था, अब 1000 रुपये। जैसे महंगाई बढ़ रही है तो 500 में घर कैसे चलाएगा? मैं तो आपसे, आप लोगों से रोजगार की बात करूँ तो दौसा में रोजगार के साधन क्या है आम नागरिकों के लिए? दौसा में कोई रोजगार के साधन नहीं है। स्टैंडर्ड एरिया है, तो यहाँ भी वापी में गया, दौसा से बाहर पड़ गया। लोग अगर वहाँ जाए तो वहाँ भी काम नहीं मिलते, क्योंकि आजकल के बाहर यूपी बिहार के जो लोग हैं वो वही ज़्यादातर मिलेंगे अपने। और ऐसे कोई रोजगार नहीं, जैसे बढ़िया की दुकान पे भी काम करे तो 8-7 हज़ार रुपये से ज़्यादा देंगे। बेरोजगार ज़्यादा। और आजकल जो दौसा का माहौल खराब हो रहा है वो भी बेरोजगारी के कारण खराब है। लूट मची हुई है। तो दौसा क्षेत्र में लगा लो आप, कभी किसी के पैर काट दिए, कभी किसी को मार दिया, बाइक चोरी करके